सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो चैप्टर नंबर 7 है, जिस चैप्टर का नाम है उत्पादन लागत, उसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और साथ में इस चैप्टर के हम लोग जितना भी थ्योरी एवं कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, ताकि हम लोगों से आसानी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है उत्पादन लागत। तो उत्पादन लागत चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्पादन लागत क्या है। लागत यानी किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए जितना मूल्य लग रहा है। जैसे उत्पादन क्या है, उत्पादन को निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और उद्यमी चाहिए। तो उसके साधन में जो भी प्रयोग करने के लिए जो धनराशि प्रयोग कर रहे हैं उसको कहेंगे उत्पादन लागत। तो उत्पादन के साधनों के प्रयोग करने के लिए जो धनराशि करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहते हैं। ठीक है, वह उत्पादन लागत। एक है अब लागत फलन क्या है। तो लागत फलन किसी वस्तु के उत्पादन एवं उत्पादन लागत के बीच के संबंध को फलन कहा जाता है। ठीक है, यानी फलनात्मक संबंध। जैसे कि मान लेते हैं कि उत्पादन है C, ठीक है, और उसके उत्पादन लागत है O, मान लेते हैं कि O है, तो उसके बीच जो फलनात्मक संबंध होगा, एफ मान फंक्शनल संबंध होगा, उसको कहेंगे लागत फलन। इसीलिए C बराबर एफ हो, जहाँ पर C क्या है, उत्पादन है, और O क्या है, यहाँ पर उत्पादन लागत है, और एफ है यहाँ पर फंक्शनल यानी फलनात्मक। ठीक है, ये है लागत फलन। अब देखिए उत्पादन लागत बहुत तरह की होती है। जैसे कि एक है मौद्रिक लागत, फिर है वास्तविक लागत, फिर है अवसर लागत। तो सभी को देखेंगे बारी बारी से। जैसे कि 4 नंबर है कि मौद्रिक लागत क्या है। तो मौद्रिक लागत हम लोग किसको कहेंगे कि किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए जो भी हम लोग को साधन प्रयोग आ रहे हैं, और जो भी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, उस साधन का प्रयोग करने के लिए जो जितने भी मात्रा में हम लोग उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं, तो उसी को कहेंगे हम लोग मौद्रिक लागत। ठीक है, तो किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उत्पादन करने की, यहाँ पर ठीक थोड़ा छोटा करते हैं, उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों के जो समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है उसे मौद्रिक उत्पादन लागत कहता है। ठीक है, देखिए मौद्रिक लागत भी 3 तरह की होती है। एक होता है स्पष्ट लागत, एक होता है अस्पष्ट लागत, एक होता है सामान्य लाभ। तीनों को देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर 6 नंबर, जैसे कि स्पष्ट लागत क्या है। तो स्पष्ट लागत उसको देखिए, स्पष्ट यानी स्पष्ट है, स्पष्ट हो जाता है कि जैसे किसी वस्तु का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, या जैसे किसी वस्तु का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जैसे हम लोग वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक भूमि चाहिए। तो भूमि चाहिए, तो भूमि के लिए क्या चाहिए, हमें उसका किराया देना होगा। ठीक है, तो किराया देना होगा, यानी दूसरे व्यक्ति को जो देना होगा उसी को कहेंगे स्पष्ट लागत। ठीक है, तो स्पष्ट लागत क्या है? स्पष्ट लागत वे नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए किए जाते हैं, उसको कहा जाता है स्पष्ट लागत। जैसे स्पष्ट लागत के उदाहरण है, जैसे कच्चे माल पर, जैसे किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए कच्चे माल चाहिए, और उस कच्चे माल के लिए उसको रुपया दिया जाता है। फिर श्रमिकों की मजदूर यानी लेबर जितना लगाते हैं उसके मजदूरी को, भूमि और बिल्डिंग के किराया, इसको मतलब दूसरे व्यक्ति को देने पड़ते हैं, उसको कहा जाता है स्पष्ट लागत, यानी बाहरी व्यक्तियों को देना करता है, उससे कहा जाता है स्पष्ट लागत। अब देखेंगे अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत। और स्पष्ट लागत उससे कहते हैं जो मतलब जिस वस्तु के ऊपर खुद करते हैं। जैसे अगर खुद के मकान में ही किसी वस्तु का निर्माण करेगा तो उसको किराया देना नहीं पड़ेगा, या कह सकते हैं कि खुद के मकान में कोई दुकान खुलेगा तो उसको किराया देना नहीं पड़ेगा, तो उसको कहेंगे अस्पष्ट लागत। और अगर दूसरे के मकान में अगर वो दुकान खुलेगा या किसी वस्तु का निर्माण करेगा तो उसके लिए किराया देना पड़ेगा, तो उसको कहेंगे स्पष्ट लागत। और जिसमें दूसरे व्यक्ति को मतलब भुगतान नहीं करना पड़ता है उसको कहेंगे अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत। तो उत्पादन की सन्निहित लागत है स्वयं के स्वामित्व, यानी खुद मालिक होता है इसमें, एवं स्वयं के द्वारा लगाए गए साधन की लागत है। जैसे स्वयं
उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवा की मजदूरी, अगर खुद का काम खुद करेगा तो उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अस्पष्ट लागत। मतलब इसको कह सकते हैं एक तरह से खुद का काम खुद करेगा। उसके बाद है उस बिल्डिंग का किराया जो स्वयं उसे उत्पादक की है किंतु उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है, तो इस प्रकार की लागत का कहेंगे अस्पष्ट लागत। अब है देखेंगे कि सामान्य लाभ क्या है। तो सामान्य लाभ क्या है, देखिए कोई भी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो लाभ कमाने के लिए करता है। अगर उस वस्तु से उत्पादन से लाभ प्राप्त नहीं होगा तो उस वस्तु को उत्पादन करना बंद कर देगा, तो उसी को कहा जाता है सामान्य लाभ, मतलब जितना न्यूनतम लाभ होता है। उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम लाभ सामान्य लाभ कहलाता है। यह न्यूनतम लाभ राशि यदि उत्पादक को प्राप्त नहीं होती तब वो उत्पादन कार्य बंद कर देगा और स्वयं भी एक वेतनभोगी बनने का प्रयास करेगा, इसको कहेंगे सामान्य लाभ। अब देखेंगे वास्तविक लागत क्या होता है, जिसकी 9वां प्रश्न है कि वास्तविक लागत क्या है। किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग वास्तविक लागत उत्पन्न करते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जा सकता है क्योंकि समाज की वस्तु के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, यानी जिस भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कष्ट या त्याग रहता है उसको कहेंगे वास्तविक लागत, और वास्तविक लागत को सामाजिक लागत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब वास्तविक लागत की धारणा किसने लाया था, अर्थशास्त्री मार्क्स ने लाया था। तो अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन मार्क्स ने किया था। अब देखेंगे अवसर लागत कि अवसर लागत क्या होता है, जैसे कि 10वां प्रश्न है कि अवसर लागत क्या है। किसी वस्तु के अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कि वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसको एक उदाहरण के तौर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को मान लेते हैं कि 70,000 रुपये का नौकरी मिल रहा है। फिर एक नौकरी मान लेते हैं बैंक में मिल रहा है। ठीक है, फिर उसको एक नौकरी मिल रहा है 50,000 का, मान लेते इसको ये मिल रहा है मान लेते किसी कर्मचारी में। ठीक है, उसके बाद एक नौकरी मिल रहा है मान लेते 25,000 में। ठीक है, कोई मान लेते कि पियोन का। ठीक है, तो वो 3 ऑप्शन है, उसके पास 3 विकल्प है, तो 3 विकल्प में से वो कौन सा विकल्प चुनेगा। वो साधारण सी बात है कि वो 70,000 वाला नौकरी चुनेगा, यानी बैंक वाला नौकरी चुनेगा। तो उसके पास विकल्प क्या है, 50,000 और 25,000 का है, तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनेगा। सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है, बैंक का नौकरी। तो इसी को कहा जाता है अवसर लागत। ठीक है, तो किसी वस्तु का अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उसी वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं स्थिर लागत क्या है। तो देखिए पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं स्थिर साधन के बारे में। स्थिर साधन क्या होता है, जिसमें समान अनुपात होता है और उसकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता। जैसे भूमि जितना मात्रा में है उतनी मात्रा में ही रहता है, यानी ये क्या है, स्थिर साधन है। तो स्थिर साधन में जितना मूल्य देना पड़ता है यानी जितना लागत देना पड़ता है उसी को स्थिर लागत कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिर लागत क्या है, स्थिर लागत उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करना पड़ती है। जैसे भवन का किराया, मशीनरी लागत, ये सब क्या है, स्थिर लागत है। अब अगला प्रश्न जैसे कि 12 नंबर है कि परिवर्तनशील लागत क्या है। तो परिवर्तनशील लागत वो क्या है कि पिछले अध्याय में देखिए जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि परिवर्तनशील साधन, तो परिवर्तनशील साधन के लिए जो मूल्य देना पड़ेगा, जो लागत देना पड़ेगा, उसी को कहेंगे परिवर्तनशील लागत। जैसे परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधन के प्रयोग के लिए खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कच्चे माल की लागत, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, विद्युत व्यय, ये सब क्या है, परिवर्तनशील लागत। अब देखेंगे कुल स्थिर लागत, जो कि स्थिर लागत से ही है। तो कुल स्थिर लागत इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसीलिए टोटल से टी, फिक्स्ड से एफ और कॉस्ट से सी, इसीलिए कुल स्थिर लागत को शॉर्ट में TFC कहा जाता है। ठीक है, आप लोग भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि इसको शॉर्ट में, क्योंकि जैसे कि कुल स्थिर लागत क्या है, स्थिर लागत उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है, यानी उत्पादन का आकार पर इसमें निर्भर नहीं करती है। अगर
स्थिर लागत का मूल्य, अगर किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो पर भी उसका मूल्य देना पड़ेगा, और उस वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है तो पर भी उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, उत्पादन स्तर शून्य होने पर भी उत्पादक को स्थिर लागतों का भुगतान वहन करना पड़ता है। जैसे कि इसको समझते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति दुकान खोला है किसी दूसरे के मकान में, तो दूसरे के मकान में खोल के रखा है तो उसको हर प्रति महीना उसको किराया देना पड़ेगा। तो उस दुकानदार को बिक्री हो या बिक्री ना हो, उसको हर महीने क्या उसको तो किराया देना ही पड़ेगा। इसलिए ये आकार से अप्रभावित होता है, यानी आकार से अप्रभावित होता है, यानी आकार से कोई प्रभावित नहीं होता है। उत्पादन होगा तो पर भी उसको मतलब किराया देना पड़ेगा, नहीं होगा तो पर भी देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्पादन स्तर शून्य होने पर भी उत्पादक की स्थिर लागतों का भुगतान वहन करना पड़ता है। ठीक है, इसको देखिए ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ है, जैसे कि इधर है एक्स अक्ष, इधर है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में आउटपुट और यानी जो आउटपुट निकल रहा है, और वाई अक्ष में कॉस्ट यानी वस्तु का मूल्य। तो आउटपुट यानी बोल सकते उत्पादन भी बोल सकते हैं। जैसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर क्यू मात्रा में जब उत्पादन हो रहा है तब उसको मूल्य कितना देना पड़ रहा है, लागत कितना दे रहा है, एस रुपया मान लेते हैं। और जब इसकी उत्पादन क्यू से Q1 हो रही है तो पर भी उसको इसी रेखा में देखिए, इसी रेखा में उसको कीमत देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो पर भी उतना ही उसको कीमत देना पड़ रहा है, और कम उत्पादन हो रहा है तो पर भी उतना ही उसको कीमत देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर कीमत है तो कीमत क्या है, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, यानी स्थिर लागत क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अल्पकाल में कुल स्थिर लागत रेखा एक्स अक्ष के समांतर एक पड़ी रेखा के रूप में होता है। ठीक है, देखिए एक्स अक्ष के समांतर है स्थिर लागत रेखा के। ठीक है, अब देखेंगे कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल परिवर्तनशील लागत का आकार बदलता है। अगर वस्तु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा तो ज़्यादा मात्रा में लागत होगी, कम मात्रा में अगर उत्पादन होगा तो कम मात्रा में लागत उसको देना पड़ेगा। तो कुल परिवर्तनशील लागत को इंग्लिश में कहा जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल से टी, वेरिएबल से वी और कॉस्ट से सी, इसलिए कुल परिवर्तनशील लागत को शॉर्ट में TVC कहा जाता है। ठीक है, तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत का आकार उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर आकार बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया, जैसे जैसे उत्पादन का आकार में वृद्धि होती है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती जाती है। इसको कहा जाता है कुल परिवर्तनशील लागत। अब देखेंगे अगला, जैसे कि 15 नंबर है कि कुल लागत क्या है। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, इसलिए TC शॉर्ट में कहा जाता है। तो कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों के जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है कुल लागत यानी TC बराबर कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए TFC प्लस कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए TVC। ठीक है, यहाँ पर 2 नोट लिखा है जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए क्या है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, कुल स्थिर लागत वक्र एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, जैसे कि देखिए। और जो रेखीय रूप में टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील वक्र उल्टा एस आकृति का होता है, इस तरह का होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, तो देखिए जो चैप्टर नंबर 7 है, वीडियो थोड़ा इसका लंबा बन जा रहा है, तो इसके सब्जेक्टिव टाइप का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करीब 5 से 6 लाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे, उसके सबसे पहले सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।